हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज की जो हमारा लेक्चर वीडियो है, इस लेक्चर वीडियो में हम अपनी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की जो क्लासेस हमने लेक्चर वीडियोस जो हमने डिसकंटिन्यू की थी बिकॉज आपके एग्जामिनेशन बीच में आ गए थे, तो जो डिसकंटिन्यू हमने आपकी जो है एग्जामिनेशन की वजह से जो क्लासेस की थी, हम उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के जो हमने जिस पार्ट से हमने उसको ख़त्म किया था, हम उसी पार्ट के अगले पार्ट से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आज हम कार्ल मार्क्स पर पार्ट 4 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत के विषय में बात करेंगे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के विषय में बात करेंगे और जानेंगे उनके मार्क्स के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत हैं वो किस चीज़ पर बेस्ड हैं और इस थ्योरी के बेस पर मार्क्स समाज के सामने क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के विषय में। स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत था या जो पद्धति थी, ठीक है स्टूडेंट, वो किससे ली थी? वो प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल से ली थी। ठीक है स्टूडेंट, तो कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दर्शन का विचार कहाँ से लिया था? प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल से लिया था। ठीक है स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स व हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दर्शन के मूल तत्वों में भिन्नता है। ये आप याद रखिएगा, क्यों कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल से लिया ज़रूर है, लेकिन उनके मूल विचारों में, मूल तत्वों में भिन्नता है, यानी कि एलिमेंट्स में भिन्नता है। जहाँ एक और हीगल का द्वंद्वात्मक विचार का मूल तत्व जो है वो चेतना को माना गया है, यानी कॉन्शियस माइंड को माना गया है। ठीक है स्टूडेंट, वहीं अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स के भौतिकवाद की, तो वहाँ पर वो भौतिकता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और भौतिक को ही उन्होंने मूल तत्व में संदर्भित किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हीगल ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का मूल तत्व चेतना को माना है। वहीं अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स के विषय में, तो इन्होंने भौतिक को मूल तत्व माना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके मूल तत्वों में भिन्नता है, आप ये याद रखिएगा, कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही एक फेमस स्टेटमेंट भी है स्टूडेंट, जो आप याद रखिएगा। मार्क्स ने हीगल के लिए ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने हीगल के विचार को सीधा खड़ा कर दिया, वह अभी तक सिर के बल खड़ा था। ठीक है स्टूडेंट, तो सिर के बल खड़ा था यानी कि वो अभी उल्टा खड़ा था और मैंने उसको सीधा खड़ा कर दिया। तो ये मार्क्स ने हीगल के ऊपर स्टेटमेंट दी थी और किस विचार के लिए दी थी? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लिए दी थी। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मार्क्स का भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है वो कैसा है। ठीक है स्टूडेंट, अब मार्क्स के भौतिकवाद के विषय में बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की कि मार्क्स ने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो सिद्धांत है या जो पद्धति है वो किससे ली और क्या क्या उनमें भिन्नता थी। अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स के भौतिकवादी या द्वंद्वात्मक भौतिकवादी विचार के विषय में। सबसे पहले हम स्टूडेंट, आपको ये पहले जानना होगा कि हम मार्क्स के भौतिकवादी द्वंद्वात्मक विचार से पहले हमें ये जानना होगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आखिर होता क्या है। तो स्टूडेंट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वह प्रक्रिया है जिसमें मूल भौतिक तत्वों का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया यानी स्ट्रगल प्रोसेस के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। एक द्वंद्व सा चलता रहता है, एक स्ट्रगलिंग सी चलती रहती है, एक विरोधा मतलब एक दूसरे का विरोध सा चलता रहता है और उसके प्रोसेस के माध्यम से ये जो भौतिकवाद है ये व्यक्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वह प्रक्रिया जिसमें मूल भौतिक तत्वों का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरी बात, द्वंद्वात्मक विकास की जो पद्धति है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो प्रकृति है या जो पद्धति है वह विकास की एक पद्धति मानी जाती है, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो विकास की पद्धति है, यानी द्वंद्व के माध्यम से विकास को प्राप्त करना। ठीक है स्टूडेंट, जिसके अनुसार विकास की प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद एवं संवाद से होकर पूर्ण होती है, यानी कि पहले
वाद होगा, फिर प्रतिवाद होगा और लास्ट में संवाद होगा। तो इन 3 प्रोसेस से होकर विकास की प्रक्रिया गुजरती है। इस प्रक्रिया में प्रतिवाद वाद का निषेध होता है, ठीक है स्टूडेंट, तथा संवाद निषेधों का निषेध होता है। संवाद निषेधों का निषेध होता है। अब हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया किस तरीके से कार्य करती है, ठीक है स्टूडेंट। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रक्रिया 3 स्टेजेस पे चलती है स्टूडेंट। पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद। याद रखिएगा, वाद, प्रतिवाद एवं संवाद, ठीक है स्टूडेंट। इसे एक उदाहरण के माध्यम से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। वाद के रूप में सपोज कीजिए कोई विचार आया हमारे माइंड में, ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके विरोध में दूसरा विचार आया, यानी एक विचार हमारे माइंड में पहले से ही है लेकिन उसके विरोध स्वरूप दूसरा विचार भी हमारे माइंड में आया। इन दोनों विचारों के विरोध स्वरूप, इन दोनों विचारों का आपस में क्या हुआ, एक दूसरे का विरोध हुआ। तो लास्ट में जो अंततः जो विचार हमें प्राप्त हुआ वो कहलाया संवाद। तो वाद और प्रतिवाद के विरोध स्वरूप अंत में जो विचार हमें मिलता है उसको संवाद कहा जाता है। तो संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के गुण निहित होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं हीगल ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की इस प्रक्रिया का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है, ठीक है स्टूडेंट। हीगल ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की इस प्रक्रिया का प्रयोग व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, इतिहास के सभी पहलुओं के विकास के लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल, हीगल ने कहा कि वाद के रूप में उन्होंने परिवार को लिया कि सबसे पहले परिवार आया, फिर प्रतिवाद के रूप में उन्होंने नागरिक समाज को लिया, यानी सिविल सोसाइटीज आई, फिर परिवार और नागरिक समाज के मूल जो कहते हैं ना गुणों को लेकर राज्य का निर्माण हुआ जो संवाद के रूप में उभरा, ठीक है स्टूडेंट। तो वाद के रूप में परिवार आया, प्रतिवाद के रूप में नागरिक समाज आया और इन दोनों के गुणों का मेल से राज्य का निर्माण हुआ जिसे संवाद के रूप में उन्होंने बताया, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रयोग किया और किस रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है स्टूडेंट। तो कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से एक राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज यानी साम्यवाद को प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण मानते थे और इसीलिए इसका प्रयोग करते थे, ठीक है स्टूडेंट। उनके अनुसार पहले जो है पूंजीवाद आया। पूंजीवाद के बाद वो कहते थे कि पहले पूंजीवाद आया, पूंजीवाद ने इस प्रकार से सर्वहारा वर्ग का शोषण किया कि फिर सर्वहारा वर्ग भी उठ खड़ा हुआ क्रांति के माध्यम से, ठीक है स्टूडेंट। अपने हितों के लिए वह क्रांति करने लगा। तो उनका कहना ये था कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति के फलस्वरूप जब पूंजीवाद ने सर्वहारा वर्ग का इतना शोषण किया है तो अंततः एक समय ऐसा आएगा कि सर्वहारा वर्ग जो है उठ खड़ा होगा, क्रांति कर लेगा और ऐसे में इन दोनों के विरोधा स्वरूप एक समाज का निर्माण होगा जो वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज होगा। तो उन्होंने कहा कि वाद के रूप में अभी पूंजीवाद की विचारधारा है जो शोषण पर आधारित है, जो सर्वहारा वर्ग का पूर्ण रूप से शोषण कर रही है। तो ऐसे में जो सर्वहारा वर्ग की तरफ से जो प्रतिवाद के रूप में विचार आएगा वो ये कि सर्वहारा वर्ग क्रांति करने के लिए खड़ा हो जाएगा अपने हितों के लिए। और लास्ट में इन दोनों के विरोधा स्वरूप एक जो संवाद के रूप में जो विचार उत्पन्न होगा वो विचार जो होगा वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज का विचार होगा। तो हमें लास्ट में जो हमें व्यवस्था मिलेगी वो ऐसी व्यवस्था मिलेगी जिसमें कोई वर्ग विशेष नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। जो एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की उन्होंने कल्पना की थी कि बाद में हमें जो वाद प्रतिवाद के माध्यम से जो लास्ट में हमें जो समाज प्राप्त होगा वो एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज प्राप्त होगा जिसमें ना कोई पूंजीवादी होगा ना कोई सर्वहारा वर्ग होगा, उसमें समाज जो है वो सभी के लिए होगा और जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं कर पाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने आपको कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में बात करी उनके कि कहाँ से वो उन्होंने ये जो है सिद्धांत या पद्धति उन्होंने कहाँ से ली और इस पद्धति में उनके विचार कैसे थे और हीगल के किस प्रकार के विचार थे। साथ ही हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति के विषय में आपको बताया
कि क्या ये पद्धति है और किस प्रकार की इसकी प्रक्रिया है, हीगल ने इसको कहाँ अपनाया और कार्ल मार्क्स इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल साइंस का। जो हमारा पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, हम इंडियन थिंकर्स भी पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स भी पढ़ते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की कंटिन्यू हम क्लासेस ले रहे हैं आपकी लेक्चर सीरीज़ की। तो आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से इनको तैयार कीजिए। ये आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मास्टर्स के आपके इम्पॉर्टेंट है, एमए के बेसिस पे आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लेक्चरशिप्स के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट से ये बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करता है, बिकॉज ये पॉलिटिकल साइंस का ही सब यूनिट है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। आप पॉलिटिकल साइंस की किसी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।